Hi everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Welcome on to the channel. Dear friends, आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे. That is Payment of Bonus Act 1965. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 10. चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को. सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 1. That is शो टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन. फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका सबसे पहला पॉइंट क्या बताता है, वो तो हमें इस एक्ट का नेम बताता है. दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. दूसरा ये पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि ये जो एक्ट है ना पूरे के पूरे भारत देश में लागू होता है. ये दो पॉइंट तो सिंपल थे. बात करते हैं इनके थर्ड पॉइंट की. थर्ड पॉइंट कहता है कि मान लीजिए ये क्या है, एक फैक्ट्री है और ये कोई एस्टैब्लिशमेंट है. एस्टैब्लिशमेंट बोले तो कोई शॉप हो सकती है, ठीक है, कोई ऑफिस हो सकता है. तो फैक्ट्री है या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट है. अगर कहते साल में किसी भी एक दिन इनमें क्या है 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तभी ये एक्ट क्या है इन फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लागू होगा. अभी अभी हमने बात करी कि अगर कोई फैक्ट्री या फिर कोई एस्टैब्लिशमेंट है उसमें 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं साल में किसी भी एक दिन, तभी ही क्या है ये एक्ट लागू होगा. लेकिन मान करके चलिए, एज्यूम करिए कि ये जो फैक्ट्री है इसमें 10 वर्कर्स है या 11 है या 12 है. तो क्या यहाँ पर ऐसे फैक्ट्रीज जिसमें 10 और 10 से ज्यादा वर्कर्स मतलब 10 या 19 इतने ही वर्कर्स काम करते हैं, तो क्या कहते ऐसी वाली फैक्ट्रीज या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लागू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. लेकिन कैसे? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर दे तब. अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे इस तरह की फैक्ट्रीज को, तो फिर वो वाली फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स है साल में किसी भी एक दिन, तो उन पर भी ये एक्ट लागू हो जाएगा. 4 पॉइंट क्लियर हो गए फ्रेंड्स. अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो थोड़ा ध्यान से समझना. आप लोगों को रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव के बारे में तो पता होगा, राइट? यहाँ पे बात करी गई है गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव की. मतलब देखो, ये एक्ट जो है वो शुरू हुआ था 1965 में, मतलब 1965 में है ना. लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि हम ये मान करके चलेंगे कि भले ये एक्ट 1965 में बना है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले पीछे से ही शुरू हो गया था. तो 1965 में भले बना, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम ये मान करके चलेंगे कि इस एक्ट का जो इफेक्ट है ना वो 1964 से ही शुरू हो गया था. ठीक, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बाकी पूरे के पूरे इंडिया में ये मान के चलेंगे कि ये 1965 से नहीं बल्कि इस एक्ट का इफेक्ट 1964 से ही शुरू हो गया था. लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये थोड़ा डिले से आया था, वहां पर ये मान करके चलेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो 1968 में आया. ये पॉइंट क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? गुड. वही अब इस सेक्शन का लास्ट पॉइंट पता क्या कहता है. देखो, हमने थर्ड पॉइंट में ये समझा कि अगर किसी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट में 20 और मोर वर्कर्स है तभी ये एक्ट लागू होगा, राइट? साल में किसी भी एक दिन, साल में किसी भी एक दिन. तो ये पॉइंट कहता है कि मान लो ये एक फैक्ट्री है, इसमें 25 वर्कर्स थे. क्योंकि ये 20 और मोर वर्कर्स थे, दैट्स व्हाई इस पर ये एक्ट लागू हो गया इस फैक्ट्री पर. लेकिन कहते हैं यार अब इस फैक्ट्री में 25 वर्कर्स नहीं हैं, अब इस फैक्ट्री में वर्कर्स कम हो गए हैं, वो छोड़कर चले गए हैं, उन्हें निकाल दिया गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है. लेकिन मुद्दे की बात ये है कि 25 वर्कर्स नहीं है, तो कितने हैं भाई? मान लो सिर्फ और सिर्फ 18 वर्कर्स बचे. अरे ये तो कंडीशन अब पूरी नहीं हो रही, तो क्या अब ये एक्ट यहाँ से हट जाएगा? नहीं नहीं नहीं. एक बार कहते हैं किसी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट पर वो एक्ट लागू हो गया तो मतलब हो गया. फिर बाद में वर्कर्स कम हो रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मेन बात ये है कि साल में किसी एक दिन वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए. एक दिन पूरी होगी थी तो ठीक है, अब नेक्स्ट डे कहीं भी किसी भी दिन वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही मतलब वर्कर्स कम हो रहे हैं तो मैटर नहीं करता, एक्ट तो लागू हो गया. ठीक फ्रेंड्स,
सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3. फ्रेंड्स, मैं सेक्शन जो स्किप कर रही हूँ उसमें डेफिनेशन दी गई है. जो डेफिनेशन आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो. बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 की, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट्स टू इंक्लूड डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस. इस सेक्शन को बड़े ध्यान से समझना. मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल मान करके चलिए कि ये जो फैक्ट्री है ना, ये एक एबीसी फैक्ट्री है. ठीक, इस फैक्ट्री का कहते हैं दिल्ली में क्या है, हेड ऑफिस है. क्या बात करी हमने, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका दिल्ली में क्या है, हेड ऑफिस है. मान लीजिए मुंबई में उसके एक ब्रांच है, एक ब्रांच उसके चेन्नई में है, बेंगलोर में इस फैक्ट्री का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. तो मतलब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये फैक्ट्री एक है लेकिन अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग काम हो रहे हैं. कहीं हेड ऑफिस है, कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं पर कोई ब्रांच है ना. लेकिन सेक्शन 3 हमें क्या कहना चाहता है कि एक फैक्ट्री है, उसके अलग अलग जो मतलब फैक्ट्री के काम है वो अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं. तो सेक्शन 3 कहता कि जब अब इस फैक्ट्री के वर्कर्स को बोनस देने के लिए बोनस कैलकुलेट करोगे ना, तब कहते इन सभी को आप अलग अलग पार्ट नहीं मानोगे, अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं मानोगे. मतलब भले ही एक एबीसी कंपनी का कहते क्या है, एक फैक्ट्री का क्या है, अलग अलग जगहों पे काम चल रहा है, लेकिन जब आप बोनस की कैलकुलेशन करोगे उस दौरान कहते आप इन सभी को एक ही फैक्ट्री, एक ही एस्टैब्लिशमेंट मानोगे. आप इन्हें एबीसी फैक्ट्री का अलग अलग पार्ट नहीं मानोगे, एक ही एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मानोगे इन्हें. इज दैट क्लियर? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहते मान लीजिए जो इसकी बॉम्बे वाली ब्रांच है, जो मुंबई वाली ब्रांच है, वो क्या है, अपना अलग से बैलेंस शीट बनाती है, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तब फिर उसको इस एबीसी फैक्ट्री का ही सेम पार्ट नहीं माना जाएगा. उस दौरान क्या है, इस मुंबई वाली ब्रांच को फिर एक अलग एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा. लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये शुरू से ही क्या है, एक अलग पार्ट ट्रीट करती होनी चाहिए. ठीक, ये नहीं है कि पहले आप इसको हमेशा से इसी का एक पार्ट के रूप में ही बोनस के कैलकुलेशन वक्त कर रहे थे इंक्लूड, लेकिन फिर आज मन किया, इस साल मन किया, क्यों ना इसको एक अलग एस्टैब्लिशमेंट माने. नहीं, शुरू से ही आप इसको अलग ट्रीट करते हो. तभी समझ गए ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. एक बार फिर से क्विकली सुन लो. ये सेक्शन कहता है कि एक फैक्ट्री है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, बॉम्बे में एक ब्रांच है, बेंगलोर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अलग अलग जगह काम हो रहा है. बोनस की कैलकुलेशन के दौरान आप इन सभी को एक ही मानोगे. लेकिन अगर इनमें से कोई अपना बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाता है और शुरू से ही आप उसको अलग ट्रीट करते हो, उस दौरान ये लोग क्या है, बोनस की कैलकुलेशन के दौरान इस फैक्ट्री का पार्ट नहीं माने जाएंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ ले. Now let's talk about section number 4, that is computation of gross profit. Friends, यहाँ पर कहते देखो आपने क्या है, बोनस देना अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को, तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको ये तो पता होना कि साल भर में आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कितना अर्न करा है, राइट? तो फिर कहते अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न करा है ये पता कैसे किया जाए. इसके लिए कहते 2 तरीके हैं. अगर तो आपकी बैंकिंग कंपनी है तो आप फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करोगे, एंड अगर आपकी नॉन बैंकिंग कंपनी है तो आप सेकंड शेड्यूल को फॉलो करोगे. क्यों करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए. ठीक, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो, एनुअली टोटल बिजनेस अर्निंग, साल भर में आपके बिजनेस ने जितना भी कमाया, ठीक, उसको आप माइनस कर दोगे कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस से, शेड्यूल के हिसाब से. ठीक, उस एक्सपेंसेस से माइनस करने के बाद जो निकल के आता है अमाउंट, वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है. ठीक, उससे प्रॉफिट में से क्या है, आप बोनस निकाल करके अपने वर्कर्स को देते हो. आई होप ये बहुत सिंपल सेक्शन था, आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5, दैट इज
कंप्यूटेशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस। अब ये अवेलेबल सरप्लस क्या है? देखो फ्रेंड्स, सेक्शन 4 में हमने क्या देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? शेड्यूल के हिसाब से, राइट। चलो ठीक है, कहते हैं सेक्शन 4 के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 4 के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट निकला। सेक्शन 6 के हिसाब से कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको डिडक्ट करनी होती है, अब वो डिडक्ट कर दोगे। तो सेक्शन 4 के हिसाब से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया और सेक्शन 6 के हिसाब से डिडक्ट मतलब माइनस करने वाली जो चीजें थी, जब आपने वो माइनस कर दी तो ग्रॉस प्रॉफिट और वो माइनस करने वाली चीजों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा उससे ही हम बोलते हैं अवेलेबल सरप्लस। एग्जाम्पल सुनो, मान करके चलो आप लोगों की मिठाई की दुकान है। आय हाय हाय, क्या लड्डू है ना, क्या क्या, मतलब चलो सही है, मुंह में पानी आ गया। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल सुन लो। मान लो आप लोगों की एक मिठाई की दुकान है और उसमें आपको सेक्शन 4 के हिसाब से 10 लाख रुपीस क्या हुआ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ठीक, सेक्शन 6 के हिसाब से कुछ चीजें डिडक्ट करनी होती है। अब आपकी मिठाई की शॉप है, 10 लाख आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, नो डाउट, लेकिन रेंट का खर्चा होगा, बिजली का बिल देना होगा, टैक्स देना होगा, आपकी जो भी मशीनरी यूज करी होगी वो डेप्रिशिएट हुई होगी, तो ये सब चीजों को माइनस करोगे ना। मान लीजिए आपका रेंट, टैक्स, डेप्रिशिएशन, ये सब कुछ 4 लाख का था। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आपने वो 4 लाख की अमाउंट माइनस कर दी तो कितना आया आप लोगों के पास? 6 लाख। ये 6 लाख की क्या है? आपका अवेलेबल सरप्लस है। इसी में से अब आप अपने वर्कर्स को बोनस दे दीजिए, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो सुन के चाहिए। मान लो फ्रेंड्स, आपने पिछले साल भी आपने वर्कर्स को बोनस दिया था। अब आपको पता होगा कि अगर आप बोनस देते हो तो आपको टैक्स से थोड़ी छूट मिल जाती है, थोड़ा टैक्स कम देना पड़ता है, राइट। टैक्स कम देना पड़ा तो दैट मीन्स कुछ अमाउंट आपको एक बेनिफिट के रूप में मिल गया ना। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने 5 लाख टैक्स देना था मान लीजिए, लेकिन क्योंकि आपने बोनस दिया था तो मान लो 5 लाख में से कुछ अमाउंट बोनस का निकाल के सिर्फ मान लो 4.5 लाख बचा। तो वो जो पैसा बचा वो आपका बेनिफिट हुआ ना, तो वो जो बेनिफिट वाला अमाउंट है ना, कहते उसको भी आप इस 6 लाख में ऐड कर दोगे। समझ गए? तो फ्रेंड्स, ये जितने भी सेक्शंस अभी हम कर रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर एग्जांपल आपको नोट्स में मिलेगी। उसमें अच्छे से इन एग्जांपल्स के साथ ही आपको नोट्स बनाए गए हैं, मतलब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपको बोनस सेट सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर ये समझ में आ गया ना कि सेक्शन 5 क्या होता है, अवेलेबल सरप्लस क्या होता है, कैसे निकलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6, दैट इज सम्स डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ये सेक्शन ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसमें पता है क्या बोला गया है, जैसे कि हमने वैसे सेक्शन 5 में भी सुना था, आप लोगों ने अभी समझा है कि सेक्शन 4 के तहत आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। फिर सेक्शन 6 कहता है कि कुछ चीजें हैं जो आपको उसमें से डिडक्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका अवेलेबल सरप्लस निकलेगा, है ना। तो सेक्शन 6 में अब हम वही देखेंगे, वो कौन सी चीजें हैं भाई जो डिडक्ट करनी जरूरी है। सबसे पहले कहते, ये डेप्रिशिएशन का पॉइंट ध्यान से सुना, सबसे पहले कहते आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, जैसे कि हमारे पिछले एग्जाम्पल में आपकी मिठाई की दुकान से बताइए आपको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। बिल्कुल ठीक, 10 लाख रुपीज, राइट। अच्छा, अब हम पता क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले आप डेप्रिशिएशन माइनस करोगे। डेप्रिशिएशन क्या होता है? आपके प्लांट्स, आपकी मशीनरी, आपके एसेट्स की वैल्यू घटती है ना, है ना। मान लो आज मैंने एक मोबाइल 20,000 का खरीदा है, तो कल को जाकर के वो क्या उसकी वैल्यू वो 50,000 जाएगी? नहीं, वो 20 का 10 जाएगा, 8 जाएगा, है ना। वही होता है डेप्रिशिएशन। तो अब आप क्या करोगे, इनकम टैक्स के सेक्शन 32 के मुताबिक सबसे पहले उस 10 लाख में से डेप्रिशिएशन का अमाउंट माइनस करोगे। मतलब कहते बोनस देने से पहले आपको ये वाले अमाउंट क्या है, डिडक्ट करने पड़ेंगे। तो डेप्रिशिएशन समझ गए क्या होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी 1965 से पहले बोनस दे रही थी तो उसके ऊपर नोशनल डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन क्लियर। नेक्स्ट, मान लीजिए आपको कोई अलाउंस मिला, कोई डेवलपमेंट अलाउंस मिला, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट का अलाउंस मिला, ठीक।
तो इसके ऊपर भी क्या है, आपको इनकम टैक्स के हिसाब से रिबेट मिलता है, छूट मिलती है टैक्स के ऊपर। तो वो रिबेट का अमाउंट भी आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। ऐसे ही अगर आपने सेक्शन 7 के तहत कहते कोई डायरेक्ट टैक्स भरना है आपकी कंपनी ने, राइट, तो वो भी क्या है, आप पहले डिडक्ट करोगे अमाउंट। इसके अलावा कोई भी स्पेशल डिडक्शंस लाइक रॉयल्टी के ऊपर मिलती है डिडक्शंस या इंटरेस्ट के ऊपर मिलती है, तो ये सब आप डिडक्ट करोगे। अब एग्जाम्पल को एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। आपकी जो मिठाई की दुकान थी उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 10 लाख रुपीस। आपके एसेट्स की डेप्रिसिएशन की वैल्यू मान लीजिए निकाल करके 1 लाख रुपीस आई है, ठीक। और आपको एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला था, उससे 50,000 रुपीज जो था वो भी आप डिडक्ट करोगे। फिर आपने सेक्शन 7 के तहत मान लीजिए इनकम टैक्स भरना है 2 लाख का, वो भी आप डिडक्ट करोगे। फिर आपको मान लो कोई स्पेशल चार्जेस, कोई स्पेशल डिडक्शन वालिडी पे मान लो मिली थी 50,000, वो भी आप डिडक्ट करोगे। अब ये सारी डिडक्शन करने के बाद किसमें से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो अमाउंट निकल करके आया है, इसी अमाउंट को अब आप यूज करोगे बोनस देने के लिए। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सच में सेक्शन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हाँ, अगर आप लोगों को सभी एक्टिव वीडियोस इसी तरह से डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ चाहिए तो मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें, जस्ट एट ₹89। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा क्लॉज ए पता क्या कहता है, देखो यार एक एम्प्लॉयर है, उसको प्रॉफिट हुआ है, अब वो क्या अपने प्रॉफिट में से जो डायरेक्ट टैक्स देना बनता है उसको माइनस करेगा, है ना। तो अपने प्रॉफिट में से डायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद कहते हैं वो कैलकुलेशन कैसे करेगा। क्लॉज ए में सबसे पहली बात बोलते हैं, कहते इसमें ना एक बात याद रखना कि ये 3 चीजें जो हैं आपने काउंटिंग नहीं करनी है बीच में, उनको इग्नोर करना है अब। लेकिन वो कौन से 3 चीजें, सबसे पहले तो मान लो 24-25 वाले में उसको ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख का हुआ और उसको 2023-24 पिछले साल वाले में क्या हुआ था, मान लो उसको लॉस हुआ था। अब वो एम्प्लॉयर कहता है क्यों ना मैं इस साल वाले में पिछले साल वाला लॉस माइनस करके फिर कैलकुलेशन करता हूँ। तो एम्प्लॉयर को कहते हैं रुक जा, पिछले साल का लॉस अब की बार में तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, माइनस माइनस पिछले साल हुआ था ना, भूल जाओ, समझ गए। तो इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट में जब आप अपने डायरेक्ट टैक्स माइनस करके कैलकुलेशन करनी है तो आपके पिछले साल में जो भी आपको लॉस हुआ था वो इस साल में आप कुछ भी रिड्यूस नहीं करोगे, अमाउंट माइनस नहीं करोगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है कि कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो आपका डेप्रिसिएशन हुआ एसेट्स का जो डेप्रिसिएट था, वो डेप्रिसिएशन कहते हैं आपने पिछले साल तो क्लेम नहीं करा, अब आ गए अब इस साल में उसको एडजस्ट करने के लिए, तो कहते हैं रुक जाओ, ये भी पिछले साल ही क्लेम करना था, अब आप इस साल में उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आपको मान लो कोई पुरानी एक्सेप्शन, कोई रिबेट मिली थी मान लो कोई, ठीक है, सेक्शन 84 या 101 के तहत इनकम टैक्स के, और अब आप उसको भी बीच में घसीट रहे हो इसी साल में, ठीक है, तो उसको भी साइड पे कर दो। कहते देसी भाषा में बोलूं बस इतना याद रखना है कि पुराने आपको कोई भी रिबेट मिले थे ना, तो आपने इस बार में उसको ऐड करना है। पुराना कोई पिछले साल का लॉस है उसको भी इसमें नहीं इंक्लूड करना। पहले आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करा था तो अब की बार में उसको एडजस्ट नहीं करना। और ज्यादा देसी भाषा, पुरानी चीज भूल जाओ, नए में ना तो एडजस्ट करना है, ना ऐड करना है, ना रिड्यूस करना है, कुछ नहीं। क्लियर, ठीक। पिक्चर अभी लेकिन बाकी है, अब नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज भी जरा ध्यान से सुन लेना। अब क्लॉज भी जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्लॉज बी में बात करेगी है किसी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की। मान लीजिए एक मंदिर का ट्रस्ट है, ठीक है, अब वो क्या है, टैक्स एग्जम्प्ट होता है, मतलब टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन हमने ये सेक्शन में ये देख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट टैक्स माइनस करने के बाद कैलकुलेशन हो रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है तो टैक्स ही नहीं लगता, तो फिर मुसीबत पड़ गई। कहते यार फिर ऐसे सिनेरियो में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना बोनस देना है जब टैक्स ही नहीं देना है। तो सुनो, यहाँ पर पता क्या होगा, अब कहते हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो मंदिर है ना, मंदिर का जो ट्रस्ट है या किसी भी रिलीजियस या किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, कि वो हम ये मान करके चलेंगे कि एक पब्लिक कंपनी है,
क्या हमने मानना है? जस्ट इमेजिन कि वो एक पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी है मतलब टैक्स देती होगी। फिर वही बात, ये तो हम सिर्फ सोच रहे हैं, हकीकत में तो वो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट ही है, तो टैक्स कैसे करे? सुनो, हम यहाँ पर नोशनल टैक्स का टर्म यूज करेंगे। अब ये नोशनल टैक्स बोले तो मतलब कि हम यहाँ पर ये सोच करके चलेंगे कि अगर हमारा ये मंदिर का ट्रस्ट ना हो करके कोई पब्लिक कंपनी होती तो हम कितना टैक्स देते, कितना टैक्स देते? जितना आपको लगता कि हम फिर इतना देते अगर हम कंपनी होते तो बस कहते। फिर अब क्या है, उसी को हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। समझ गए? एग्जाम्पल चाहिए तो सुनो। मान लो मंदिर का ट्रस्ट है तो टैक्स फ्री, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 1 लाख, लेकिन टैक्स फ्री है तो कैलकुलेशन कैसे की जाए? तो इन लोगों ने अपने आप को पब्लिक कंपनी मान करके ये एज्यूम कर लिया, एक्चुअल में टैक्स दिया नहीं, लेकिन अगर देना होता तो कितना देते वो पूरा सोच करके उस हिसाब से अमाउंट ये कैलकुलेट करेंगे। तो बस फ्रेंड्स, नोशनल टैक्स का मतलब यही था कि एक्चुअल में आप टैक्स दे नहीं रहे हो, सिर्फ ये एज्यूम करके चल रहे हो कि अगर हमें टैक्स देना होता तो हम कितना टैक्स देते। ठीक, अब बात करते हैं क्लॉज सी की। इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसा कि हमारी एग्जाम्पल आज चल रही है, आप लोगों की मिठाई की शॉप है, शॉप से मान लो आपको 5 लाख इनकम हो रही है। ठीक, आपको कहीं से आपके घर पे मान लो एक ऊपर वाला फ्लोर आपने रेंट पे दिया हुआ है, आपको वहां से भी किराया आ रहा है। मान लो आप एक साथ में छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो आपको वहां से बच्चों की फीस भी आ रही है। मतलब आपकी 3 सोर्सेस है इनकम के, राइट? समझ गए ना? एक आपको शॉप की इनकम है, आपकी मिठाई की शॉप की, एक आपकी कोचिंग सेंटर का, और एक आपको रेंट मिलता है आपके ऊपर वाले फ्लोर का घर का। अब आपने अपने वर्कर्स को बोनस देना है, खुद ही सोच करके बताओ आप कौन सी इनकम का यूज करोगे? क्या तीनों की तीनों इनकम्स का यूज करते हुए बोनस कैलकुलेट करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके वर्कर्स का लेना देना आपकी शॉप तक का ही है। अब आप एक्स्ट्रा, आपको कोई रेंट आ रहा है या आप कोई ट्यूशन बच्चों को पढ़ा रहे हो, उससे आपके वर्कर्स को क्या लेना देना? आपके वर्कर्स आपकी शॉप पे काम करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेशन करती है तो आपकी शॉप की इनकम देखी जाएगी, आपके रेंट आ रहा है या कोई ट्यूशन का फीस आ रहा है वो इग्नोर किया जाएगा। क्लियर? गुड। अच्छा, अब लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं। पता क्या? सोचो, आपकी जो मिठाइयां है ना वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अदर कंट्रीज में भेज रहे हो, और आपको गवर्नमेंट खुश हुई, वाह 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 वाह, हमारे देश से जो है मिठाइयां एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वहां पे आपको रिबेट मिल गई टैक्स से। अब मुझे बताओ, क्या उस रिबेट को आप लोग अपनी ये कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे? मत करना, इग्नोर करना, रिबेट एंजॉय करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लो आपको क्या है, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत कोई रिबेट दे दे, तो उसको आप कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे? इसको भी एंजॉय करना, बिल्कुल इंक्लूड मत करना, इग्नोर करना, कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। क्लियर फ्रेंड्स? ग्रेट। तो फिर आई होप आपको सेक्शन 7 भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। यार, अब तक हम ये बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर क्या है, अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को बोनस देता है, लेकिन क्या हर वर्कर हक रखता है? नहीं। एग्जाम्पल सुनना, पिंकू ने क्या है, पिछले लास्ट अकाउंटिंग ईयर में, पिछले 1 साल में मान लो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन काम करा है, चिंकू ने 35 डेज काम करा है। बताओ दोनों में से कौन हकदार है, कौन एलिजिबल है बोनस के लिए? चिंकू। वाई? क्योंकि उसने 35 डेज काम करा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेक्शन बस इतना ही कहता है कि अगर एम्प्लॉय ने क्या है पिछले 1 साल में 30 डेज, 30 या उससे ज्यादा दिन काम करा है, तभी वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा, वरना नहीं। Now let's talk about section number 9, that is disqualification for bonus. देखो, सेक्शन 8 ने हमें ये तो बता दिया कि अगर आपने 30 वर्किंग डेज में 23 से 30 से ज्यादा दिन काम करा है तब आप एलिजिबल हो। लेकिन मान लो हमारी पिछली एग्जांपल ने चिंकू ने 35 डेज काम करा था, तो हमने सेक्शन 8 के तहत मान लिया कि वो एलिजिबल है। लेकिन सेक्शन 9 कहता है पहले ये तो देख लो, इसने सीरियस वाली 3 गलतियां तो नहीं करी। कौन सी? थेफ्ट तो नहीं करा, कोई अपने काम में, आपके बिजनेस में चोरी वगैरह तो नहीं करी, वायलेंस तो नहीं क्रिएट करा, कोई फ्रॉड तो नहीं करा तभी एलिजिबल है। लेकिन मान लीजिए अगर चिंकू ने फ्रॉड करा है, वायलेंस करा है या कोई चोरी करी है, तो फिर कहते हैं 35 क्या 100 दिन भी काम करा हुआ ना
तभी बोनस नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा बोनस लेने से डिस्क्वालीफाई। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10, दैट इज पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस। यार अगर मान लो अभी तक हम ये देख रहे थे ना, एम्प्लॉयर को प्रॉफिट होता है तो वो बोनस का अमाउंट निकाल करके वर्कर को दे रहा है, लेकिन अगर कहते हैं एम्प्लॉयर को खुद को प्रॉफिट ना हुआ हो तो क्या उसे बोनस देना जरूरी है? हाँ हाँ जी, कहते हैं एटलीस्ट उसको मिनिमम बोनस तो अपने वर्कर्स को जो इलिजिबल है उन्हें देना ही होगा। लेकिन वो मिनिमम बोनस कैसे, कितना होगा, क्या समझे हम? सुनो, अगर तुम एक बंदा 15 साल या उससे ज्यादा की उम्र का है, वो 20 साल का है, 25 साल का है, 35 साल का है, मतलब बड़ा है, तो फिर उसने जितनी भी सैलरी अर्न करी या वेजेस अर्न करे उसका 8.33% और ₹100, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा ना वो उस हिसाब से उसको बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो छोटू है, शॉप पे आपने छोटू रखा है, ठीक, तो वहां पर ₹100 नहीं, 8.33 जितना भी उसने वेजेस अर्न करे हैं या सैलरी अर्न करे हैं, और आप ₹60, इन दोनों में से जो हायर होगा वो अमाउंट आप बोनस दोगे। समझ गए ना? अगर एक चिंकू 30 इयर्स का है, ठीक, वो इलिजिबल भी है, आप यहाँ पे या तो उसने जितनी सैलरी अर्न करी उसका 8.33% करोगे, मान लो वो अमाउंट कितना आ गया, 60 आ गया मान लो, और 100, बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 100, तो कितना बोनस मिलेगा? 100। दूसरी एग्जांपल, मान लो पिंकू कितने साल का है? पिंकू 40 साल का है, ठीक है, उसकी सैलरी का जब आपने 8.33% करा तो मान लो 200 आया, और 100, आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 200, तो कितना अमाउंट मिलेगा बोनस? 200, ठीक। अब थर्ड एग्जांपल, मान लो टिंकू 15 साल का है या 14 साल का है, आपने उसकी वेजेस का करा 8.33, मान लो अमाउंट आया ₹50, 50 और 60 दोनों में से ज्यादा कौन सा? 60। इस केस में हम 60 देखेंगे, कितना अमाउंट मिलेगा? 60। मान लो चिंगू कितने का है? 13 साल का है, 8.33 करा और 60, जब आपने 8.33 करा था अमाउंट आया 75, बताओ 75 और 60, 75, कितना बोनस मिलेगा? 75। तो बस इतना याद रख लेना, 8.33 वेजेस का या सैलरी का तो दोनों केसेस में है, लेकिन जब बड़े हो तो 100, छोटे हो तो 60। क्लियर? सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।